का एक एवरेज लड़का 100 साल पहले के अपर क्लास लड़के से भी ज्यादा लंबा है। हाँ, ये काफी शॉकिंग फैक्ट है। हाँ, ऐसा क्यों है? और क्या सोशल स्टेटस सच में हमारी हाइट तय कर सकता है? हम्म, ये सिर्फ कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। बिल्कुल। इससे पहले कि हम इस फैसिनेटिंग जर्नी पर आगे बढ़ें, Make मेक sure- श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन लाइक करें। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें बिल्कुल। ताकि आप ऐसा कोई भी सेशन मिस ना करें। तो आज की हमारी चर्चा इन टॉपिक्स पर फोकस करेगी। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करते हैं। राइट, फिर हम लेटेस्ट सेक्युलर ट्रेंड को समझेंगे, यानी पिछले 100 सालों में हम लंबे क्यों हो रहे हैं। इंटरेस्टिंग। इसके बाद हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट के प्रीनेटल और पोस्टनेटल कॉजेज को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, फिर हम थियरी ऑफ एजिंग में डाइव करेंगे, ये जानने के लिए कि हम बूढ़े क्यों होते हैं। ये तो सबका सवाल है। उसके बाद ह्यूमन फिजिक और सोमैटोटाइप्स को समझेंगे, यानी बॉडी टाइप्स और उनका बिहेवियर और डिजीजेस से कनेक्शन। अच्छा, और आखिर में हम फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस पर बात करेंगे, जैसे ब्लड प्रेशर और फैट लेवल्स में डिफरेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 1, टॉपिक 1, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेरिएशन। ओके, तो इस टॉपिक का मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब है कि एक बच्चे का सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब उसकी फैमिली कितनी वेल ऑफ है। हाँ, और घर का माहौल कैसा है, उसके फिजिकल ग्रोथ जैसे हाइट और वेट पर एकदम सीधा असर डालता है। बिल्कुल, और इसका एक बहुत ही पावरफुल एग्जांपल है। इमेजिन दो दोस्त हैं, रोहन और समीर। रोहन की फैमिली लेट्स से मैनेजरियल क्लास से है, ठीक है, और समीर के पेरेंट्स अनस्किल्ड लेबरर हैं। अब जब ये दोनों 3 साल के थे, इनकी हाइट में शायद सिर्फ 2 सेंटीमीटर का फर्क था। ओके, नॉट मच। लेकिन जब तक ये एडोलेसेंस तक पहुंचे, ये फर्क 5 सेंटीमीटर तक बढ़ गया। 5 सेंटीमीटर, दैट्स अ लॉट। इट्स ह्यूज, ये गोल्डस्टीन का डेटा बताता है, इतना बड़ा गैप। वाओ, तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा अनपैक करते हैं। आखिर पैसा और सोशल स्टेटस एक बच्चे की हाइट और हेल्थ को इतनी गहराई से कैसे शेप कर सकता है? देखिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें सोसाइटी में जो हेल्थ इनइक्वालिटीज हैं, उनकी जड़ें समझ आती हैं। राइट, ये सिर्फ इंडिविजुअल चॉइसेस की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, डेटा इसमें बहुत क्लियर है। गोल्डस्टीन डेटा के मुताबिक, जैसा हमने डिस्कस किया, मैनेजरियल वर्सेस अनस्किल्ड क्लास के बच्चों में 3 साल की उम्र में 2 सेंटीमीटर और एडोलेसेंस में 5 सेंटीमीटर का हाइट डिफरेंस। और ये सिर्फ एक स्टडी है? नहीं, 1980 की एक ब्रिटिश स्टडी में भी मेल्स में 3 सेंटीमीटर और फीमेल्स में 2 सेंटीमीटर का सोशल क्लास डिफरेंस मिला। तो ये कंसिस्टेंट पैटर्न है। और ये सिर्फ हाइट तक ही लिमिटेड नहीं होगा, आई गेस। एग्जैक्टली। दूसरा पॉइंट है मैच्योरेशनल डिफरेंसेस। सिर्फ हाइट नहीं, मैनेजरियल क्लास की बेटियों में मिनार्के यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन अनस्किल्ड लेबरर्स की बेटियों से 2-3 महीने पहले होता है। तो वो जल्दी मैच्योर हो रही हैं? हाँ, ये दिखाता है कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट ट्रैक फास्ट है। ओके, तो ये डिफरेंसेस है, लेकिन इनके कॉजेज क्या है? व्हाई डज दिस हैपन? इसके पीछे कई लेयर्स हैं। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस कॉज है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। खान पान की कमी? हाँ, और ये पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है, पुअर मैटरनल हेल्थ से। अच्छा, माँ की हेल्थ से? यस, और ये एडोलेसेंस तक चलता है। पुअर इकोनॉमी का सीधा मतलब है एक इम्बैलेंस्ड डाइट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब की कमी। राइट, तो ये तो सबसे बड़ा रीजन हुआ। और क्या? दूसरा, और ये बहुत सरप्राइजिंग है होम कंडीशंस। टैनर ने 1992 में कहा था कि सिर्फ पैसा नहीं, घर का माहौल। घर का माहौल? हाँ, पेरेंट्स की इंटेलिजेंस, उनकी पर्सनालिटी और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल सपोर्ट, इन चीजों की कमी ग्रोथ रिटार्डेशन का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। एक मिनट, तो क्या ये कहना सही है कि अमीर बच्चे हमेशा गरीब बच्चों से लंबे होंगे? ये थियरी तो उसको चैलेंज कर रही है। बिल्कुल चैलेंज कर रही है। टैनर के अकॉर्डिंग होम कंडीशंस ऐसी चीज हैं जो इकोनॉमिक फैक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक अमीर पर दुखी परिवार में बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है? यस, एब्सोल्युटली। इमोशनल डिप्रिवेशन यानी स्ट्रेस आपके में ग्रोथ हार्मोन्स को सप्रेस कर सकता है। ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। वाओ, ओके, तीसरा कॉज? तीसरा है इकोनॉमिक डिप्रिवेशंस एंड फॉल्टी बजटिंग। लो इनकम फाउंटेन हेड ऑफ ऑल डिप्रिवेशंस है, ये तो सच है। हाँ, ऐसी फैमिलीज में अक्सर बजट चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता, रिसोर्सेज की कमी होती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो शायद बच्चे की जरूरतों पर सही से खर्च नहीं हो पाते। ठीक है, नेक्स्ट? नंबर 4, माइनर इलनेसेस, छोटी मोटी बीमारियां? जैसे सर्दी जुकाम। हाँ, वीकल सेक्शंस के बच्चे, क्योंकि वो पोली नरिश्ड होते हैं, इसलिए मीजल्स, इन्फ्लुएंजा जैसी छोटी बीमारियां उनकी ग्रोथ रेट पर एक डिसर्नेबल इफेक्ट डालती हैं। मतलब उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। हाँ, जबकि एक वेल नरिश्ड बच्चे पर इन बीमारियों का कोई खास असर नहीं होता, उनकी बॉडी बाउंस बैक कर जाती है। ये माइनर इलनेसेस का इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे हो सकता है? क्या एक सिंपल फ्लू भी ग्रोथ को परमानेंटली अफेक्ट कर सकता है? देखिए, परमानेंटली शायद ना करे, लेकिन ये एक ग्रोथ फॉल्टरिंग इवेंट होता है। हर बीमारी में बॉडी एनर्जी फाइट करने में लगा देती है, ग्रोथ में नहीं। अगर ये बार बार हो, तो वो कैचअप नहीं कर पाता। एग्जैक्टली, वो हमेशा थोड़ा पीछे रह जाता है। ओके, पॉइंट नंबर 5। हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ये स्पेसिफिकली मदर्स से रिलेटेड है। ओके, वीकर सेक्शंस की मदर्स में स्मोकिंग थोड़ी ज्यादा कॉमन पाई जाती है। इससे बच्चे पैदा होते वक्त ऑन एवरेज 100 ग्राम हल्के और 1 सेंटीमीटर छोटे होते हैं। 1 सेंटीमीटर, दैट्स सिग्निफिकेंट एट बर्थ। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये डिफरेंस पूरी लाइफ रहता है। वेट, पूरी लाइफ? मदर की स्मोक करने से जो 1 सेंटीमीटर हाइट का डिफरेंस आता है, क्या बच्चा बाद में अच्छा खाकर उसको कवर नहीं कर सकता? सोर्स कहता है मेंटेन्ड थ्रू आउट द चाइल्ड्स लाइफ। इसका मतलब है कि ये अर्ली प्रोग्रामिंग का इफेक्ट है। वूम में जो कंडीशंस मिलती हैं वो एक ब्लूप्रिंट सेट कर देती हैं, जिसे रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। इंटरेस्टिंग है ना? बहुत। और आखिरी कॉज? आखिरी कॉज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये है सोशल मोबिलिटी। ये क्या है? ये एक साइकिल है। डेटा सजेस्ट करता है कि टॉलर बॉयज जो ऑन एवरेज मोर इंटेलिजेंट होते हैं। वेट, ये सोशल मोबिलिटी वाला पॉइंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या हाइट इंटेलिजेंस से डायरेक्टली लिंक्ड है या ये सोसाइटी का परसेप्शन है? यही इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ये एक चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। कुछ एविडेंस है कि शायद एक छोटा जेनेटिक लिंक हो,
लेकिन ज्यादा पावरफुल फैक्टर सोसाइटी का परसेप्शन है। टॉलर पीपल आर ऑफन सीन एज लीडर्स। Okay. तो जो टॉलर और मोर इंटेलिजेंट बॉयज हैं वो अपर स्ट्रेटा में मूव करते हैं, इसे कहते हैं इफेक्ट। और जो लेस इंटेलिजेंट बॉयज हैं वो लोअर स्ट्रेटा में पुश हो जाते हैं, इसे कहते हैं कॉज। ये जेनेटिक और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स लूप बन जाता है। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? हमें ये सब जानकर क्या करना चाहिए? इससे हमें समझ आता है कि पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज में न्यूट्रिशन और मैटरनल केयर पर फोकस करना क्यों जरूरी है। स्पेशली फॉर वीकर सेक्शंस। हाँ, क्योंकि इंटरवेंशन जितना जल्दी होगा उतना इफेक्टिव होगा। तो कंक्लूजन ये है कि एक बच्चे का ग्रोथ सिर्फ उसके जीन्स पर नहीं बल्कि उसके सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर बहुत बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। प्रिसाइसली। चलो अब लिसनर्स के लिए एक छोटा सा पॉज। इन 6 कॉजेज को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस सेइंग इट अलाउड। इन शॉर्ट, न्यूट्रिशन, घर का माहौल और हेल्थ जैसी सोशियो इकोनॉमिक चीजें बचपन के फिजिकल ग्रोथ पर गहरा और लंबा असर डालती हैं। ओके, तो ये तो हुई सोशल फैक्टर्स की बात। अब आते हैं एक बड़े पिक्चर पर। हमारा अगला टॉपिक, टॉपिक 2, लेटेस्ट सेक्युलर ट्रेंड इन ग्रोथ। ब्रॉड माइक्रो थीम वही है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेरिएशन। सेक्युलर ट्रेंड, इसका मतलब क्या है? सेक्युलर ट्रेंड का मतलब है एक लॉन्ग टर्म नॉन रिलीजियस ट्रेंड। यहाँ इसका मतलब है कि पिछले 100 सालों से दुनिया भर में बच्चे एवरेज में पहले से बड़े, लंबे और भारी हो रहे हैं। और जल्दी मैच्योर भी हो रहे हैं। यस, एंड दैट्स अ की पॉइंट। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? स्वीडन का केस स्टडी देखिए। 1938 में 7 साल के बच्चे 1883 के बच्चों से काफी बड़े थे। 55 साल में? हाँ, और आज के बच्चे उनसे भी बड़े हैं। ये एक रियल डॉक्यूमेंटेड चेंज है जो 1-2 जनरेशंस में हुआ है। तो सोचो, आप शायद अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से लिमिटेड हैं। मोस्ट लाइकली। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक ग्लोबल फिनोमेनॉन है जिसे सेक्युलर ट्रेंड कहते हैं। राइट, और ये ट्रेंड हमें बताता है कि ह्यूमन पॉपुलेशंस एनवायरमेंटल चेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं। इट्स अ स्टोरी ऑफ प्रोग्रेस इन अ वे। प्रोग्रेस, ठीक है, तो इसके कोर लॉजिक में क्या है? सबसे पहले इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। दुनिया भर में हर एज में बच्चे बड़े हो रहे हैं। हर जगह? मोस्टली हाँ, कुछ वेल ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में ये ट्रेंड अब स्लो हो गया है या रुक गया है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां बच्चे अपना फुल जेनेटिक पोटेंशियल अचीव कर चुके हैं। एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि अब और बेहतर नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग। अगर बच्चे अपना फुल जेनेटिक पोटेंशियल अचीव कर चुके हैं तो क्या इसका मतलब है कि अब फ्यूचर में ह्यूमंस और लंबे नहीं होंगे? उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में शायद नहीं, जब तक एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है। जेनेटिक पोटेंशियल एक सीलिंग की तरह है, आप उस सीलिंग तक पहुंच सकते हैं, उसके पार नहीं जा सकते जब तक कि जीन्स ही ना बदल जाएं। राइट। तो ये इंक्रीज कितना हुआ है? एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज काफी ड्रामेटिक है। 1880 से 1950 के बीच 5-7 साल के ग्रुप में हर डेकेड 1 सेंटीमीटर हाइट और 0.5 केजी वेट बढ़ा, हर 10 साल में 1 सेंटीमीटर। और एडोलेसेंस में तो ये 2.5 सेंटीमीटर और 7 केजी पर डेकेड था। वाओ, 7 केजी पर डेकेड, दैट्स मैसिव। बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि एडोलेसेंस में एनवायरनमेंट का असर कितना पावरफुल होता है। और अब इस इंक्रीज का क्या हो रहा है? फेट ऑफ इंक्रीज? ये ट्रेंड अभी भी यूरोप और एशिया के कई पार्ट्स जैसे जापान में कंटिन्यू हो रहा है। वहां लेग लेंथ बढ़ रही है। अच्छा, स्पेसिफिकली लेग लेंथ? हाँ, जो कि बेटर न्यूट्रिशन का एक क्लासिक साइन। ये ट्रेंड शुरू कब हुआ था? ओरिजिन ऑफ ट्रेंड? इसका एग्जैक्ट ओरिजिन नहीं पता। सबसे पुराना डेटा नॉर्वे से है 1741 का, वाओ। फिर डेनमार्क 1815 और इंग्लैंड 1833 से। ये डेटा 1845 के बाद 0.3 to 0.6 सेंटीमीटर्स पर डेकेड की गेन दिखाता है। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आसपास शुरू हुआ। लगता तो यही है। जैसे जैसे लिविंग कंडीशंस आम आदमी के लिए बेहतर हुई, ट्रेंड ने जोर पकड़ा। हमने मैच्योरिटी की भी बात की थी। हाँ, अर्लियर एज ऑफ मिनार्क। लड़कियों में मिनार्की की एज भी तेजी से कम हुई है। कितनी तेजी से है? वेस्टर्न यूरोप में 1830 से 1960 तक हर डेकेड में 4 महीने पहले। हर 10 साल में 4 महीने। दैट इज अनबिलीवेबली फास्ट। इट इज। अब यूएसए और यूरोप में ये ट्रेंड भी रुक गया है, अराउंड 12.5 to 13 years of age। ओके, तो मिनार्की का पहले होना, इज इट अ साइन ऑफ बेटर हेल्थ और डज इट हैव एनी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स? प्राइमरीली ये बेटर हेल्थ और न्यूट्रिशन का साइन है। बॉडी कहती है आई हैव इनफ एनर्जी रिजर्व्स टू सपोर्ट रिप्रोडक्शन। अच्छा। लेकिन इसके कुछ सोशल और साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। जब बॉडी जल्दी मैच्योर हो जाती है लेकिन माइंड नहीं, तो थोड़ा मिसमैच हो सकता है, बट बायोलॉजिकली इट्स अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो इन सब के पीछे के मेन कॉजेज क्या हैं? कॉजेज ऑफ सेक्युलर ट्रेंड? 3 मेन कॉजेज हैं। नंबर 1, इंप्रूव न्यूट्रिशन। ऑफ कोर्स। बेटर बैलेंस डाइट और ज्यादा कैलोरीज, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। नंबर 2, इंप्रूव्ड एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस। इसमें बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, हाइजीन और कई बीमारियों का खात्मा जैसे स्मॉल पॉक्स, पोलियो, तो बच्चे कम बीमार पड़ रहे हैं। और बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरा, ये थोड़ा अलग है, आउट मैरिजेस। ये हमने पहले भी टच किया था। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोग मूव हुए, जेनेटिक आइसोलेट्स टूटे, इससे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइट जीन्स हुआ। ये आउट मैरिजेस वाला कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। क्या इसका मतलब है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी हमेशा बेटर ट्रेट्स की तरफ लीड करती है, जैसे ज्यादा हाइट? हमेशा बेटर कहना मुश्किल है, लेकिन इससे हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस नाम का फिनोमेनन हो सकता है। जब 2 अलग-अलग दूर के जीन पूल्स मिलते हैं तो ऑफस्प्रिंग में अक्सर दोनों पेरेंट्स से बेहतर ट्रेट्स आ जाते हैं। हाइट के मामले में ये एवरेज को बढ़ा सकता है। हालांकि इसका कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। करेक्ट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस बट नॉट प्रूवन बियॉन्ड डाउट। तो एक डेटा पॉइंट था कि 2-5 साल के ग्रुप में मैक्सिमम इंक्रीज हुआ। ऐसा क्यों? इस एज ग्रुप में ऐसी क्या खास बात है? ये ऐसी एज है जहां ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा होता है और बच्चा एनवायरमेंटल इंसल्ट्स के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। अच्छा। इस एज में न्यूट्रिशन और हेल्थ में छोटा सा भी इंप्रूवमेंट ग्रोथ पे बड़ा असर दिखाता है, इसलिए वहां सबसे ज्यादा गेन दिखा गया। सो प्रेजेंट डे बॉयज आर टॉलर देन अपर क्लास बॉयज फ्रॉम 100 years ago। ये तो बहुत बड़ी बात है।
इसका मतलब एनवायरनमेंट जेनेटिक्स से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है ग्रोथ के मामले में। एक हद तक हाँ। ये दिखाता है कि जेनेटिक्स पोटेंशियल सेट करता है, लेकिन उस पोटेंशियल तक पहुंचना या ना पहुंचना एनवायरनमेंट तय करता है। बेस्ट जीन्स भी अगर बुरे एनवायरनमेंट में हो तो एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। राइट। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इसका साफ है। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन में इन्वेस्टमेंट का पूरी पॉपुलेशन की फिजिकल वेलबींग पर कितना पॉजिटिव असर होता है। बिल्कुल, ये एक नेशन की प्रोग्रेस का फिजिकल इंडिकेटर है। कंक्लूजन, बेहतर लिविंग कंडीशंस की वजह से हम एज अ स्पीशीज अपने जेनेटिक पोटेंशियल को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ओके, अब आपकी बारी। पॉज करें और सेक्युलर ट्रेंड के 3 मेन कॉजेस को जोर से बोलकर प्रैक्टिस करें। इंप्रूव न्यूट्रिशन, इंप्रूव्ड एनवायरनमेंट एंड आउट मैरिजेस। इन शॉर्ट, पिछली सदी में बेहतर न्यूट्रिशन, हेल्थ और बदलते सोशल पैटर्न्स की वजह से बच्चे एवरेज में बड़े हो रहे हैं और जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। कूल ना? वेरी कूल। तो हमने नॉर्मल ग्रोथ और उसके ट्रेंड को समझा, लेकिन हमेशा सब कुछ नॉर्मल नहीं होता, राइट। जो हमें हमारे तीसरे टॉपिक पर लाता है। टॉपिक 3, abnormal development with special references to age, sex and weaker sections। और हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम वही है, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेरिएशन। तो abnormal development को हम डिफाइन कैसे करेंगे? बेसिकली जब किसी बच्चे का डेवलपमेंट नॉर्मल पैटर्न से आगे या पीछे हो जाता है, उसे अबनॉर्मल डेवलपमेंट कहते हैं। इसका सबसे कॉमन साइन है शॉर्ट स्टेचर, यानी हाइट का कम रह जाना। जैसे एक एग्जांपल, इमेजिन एक लड़की है जिसकी हाइट अपनी एज के बच्चों से काफी कम है। हाँ। डॉक्टर्स चेक करते हैं और पता चलता है उसे टर्नर सिंड्रोम है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो सिर्फ लड़कियों में होता है। हाँ। और शॉर्ट स्टेचर कॉज करता है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है प्रीनेटल कॉज का। तो चलिए इसके पीछे के रीजंस को समझते हैं। आई थिंक इसकी जानकारी डॉक्टर्स और पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। बहुत, ताकि ग्रोथ प्रॉब्लम्स को जल्दी पहचाना और ट्रीट किया जा सके। कोर लॉजिक क्या है इसका? देखिए, पहले तो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, एज, सेक्स और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ये सब एबनॉर्मल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये प्रॉब्लम्स बचपन से लेकर एडोलेसेंस तक कभी भी आ सकती हैं। और डॉक्टर्स नॉर्मल कैसे डिसाइड करते हैं? वो एक नॉर्मल ग्रोथ रेंज यूज करते हैं। 95% नॉर्मल बच्चों की हाइट 3rd और 97th परसेंटाइल के बीच होती है। मतलब 100 में से 95 बच्चे उस रेंज में आते हैं। हाँ। अगर कोई बच्चा 3rd परसेंटाइल से नीचे है तो उसे शॉर्ट स्टेचर माना जाता है। एक डॉक्टर कैसे डिसाइड करता है कि बच्चे की हाइट नॉर्मल रेंज में है या एबनॉर्मल? वो 3rd परसेंटाइल वाली लाइन कितनी स्ट्रिक्ट है? ये लाइन स्ट्रिक्ट है, लेकिन सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर कोई बच्चा 3rd परसेंटाइल से नीचे है तो रेड फ्लैग रेज होता है। ओके। फिर डॉक्टर दूसरी चीजें देखता है, पेरेंट्स की हाइट, ग्रोथ की स्पीड, बोन एज। हो सकता है बच्चा कॉन्स्टिट्यूशनली शॉर्ट हो, यानी नेचुरली छोटा लेकिन हेल्दी। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है, फाइनल डायग्नोसिस नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं कॉजेस पर। प्रीनेटल कॉजेस यानी जन्म से पहले। इसमें सबसे पहला है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी IUGR। इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? गाय, माँ का मेल न्यूट्रिशन, कोई बीमारी, कुछ मेडिसिन जिन्हें टेरेटोजेनिक ड्रग्स कहते हैं, या इन्फेक्शंस जैसे सिफिलिस, हेपेटाइटिस। तो इन सब से बच्चे फिजिकली स्लेंडर पैदा हो सकते हैं। हाँ, वूम में उनकी ग्रोथ आपसे मुझसे कम हो जाती है। और इसके अलावा फिर आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे जेनेटिक शॉर्ट स्टेचर, जब पेरेंट्स भी शॉर्ट स्टेचर्ड हों। ये तो इनहेरिटेंस हुआ। हाँ, फिर हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जैसे गैलेक्टोसीमिया, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जैसे हमने डिस्कस किया टर्नर सिंड्रोम लड़कियों में। ठीक है, ये हुए प्रीनेटल। अब जन्म के बाद पोस्टनेटल कॉजेस, सबसे आम है न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म, यानी पोषण की कमी। प्रोटीन, एनर्जी, जिंक, आयरन जैसे मिनरल्स की कमी से। और दूसरा है क्रॉनिक विसरल डिजीज, यानी हार्ट, लंग्स, लिवर की लंबी बीमारियां। इसमें क्रॉनिक इन्फेक्शंस जैसे टीबी, मलेरिया या मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स, बर्थ डिफेक्ट्स, ये सब शामिल हैं। तो बॉडी बीमारी से लड़ने में इतनी बिजी है कि ग्रोथ नहीं कर पाती। एग्जैक्टली। तीसरा है एंडोक्रीन डिसऑर्डर्स यानी हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डिफिशिएंसी या हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें बच्चा शॉर्ट और स्टॉकी दिखता है, या फिर कुशिंग सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटिस एक्सेट्रा। एंडोक्रिन डिसऑर्डर्स की लिस्ट काफी लंबी है। इन सब में कॉमन क्या है? क्या ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड है? हाँ, बेसिकली हार्मोन्स हमारी बॉडी के मैसेंजर्स हैं। एंडोक्रीन डिसऑर्डर्स में ये मैसेंजर सिस्टम गड़बड़ा जाता है, या तो ग्रोथ का सिग्नल जैसे GH बन नहीं रहा, या बॉडी उस सिग्नल को सुन नहीं रही। रिजल्ट वही है, स्लो ग्रोथ। प्रीनेटल और पोस्टनेटल कॉजेज में से कौन सा ज्यादा कॉमन है या ज्यादा सिवियर है? ये डिपेंड करता है। डेवलपिंग कंट्रीज में पोस्टनेटल कॉजेज आपसे मुझे न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म ज्यादा कॉमन है। ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज में जहां न्यूट्रिशन आमतौर पर आपसे मुझसे है, प्रीनेटल जेनेटिक कॉजेज ज्यादा दिखते हैं। सिवियरिटी दोनों में हो सकती है। ओके, और आखिरी कॉज? ये सबसे शॉकिंग है, साइकोसोशल शॉर्ट स्टैचर। ये हमने पहले भी टच किया था, इमोशनल डेप्रिवेशन। हाँ, सोशल और इमोशनल डेप्रिवेशन जैसे माँ से सेपरेशन, डिप्रेशन इन पेरेंट्स, ये एक अनवांटेड चाइल्ड से भी ग्रोथ रुक सकती है। और ये वीकर और एफ्लुएंट दोनों सेक्शंस में देखा जाता है? यस, ये पॉवर्टी से लिंक्ड नहीं है, ये इमोशनल पॉवर्टी से लिंक्ड है। साइकोसोशल शॉर्ट स्टेचर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है। क्या दुख और स्ट्रेस सच में फिजिकल ग्रोथ को रोक सकते हैं? हाउ डज दैट वर्क बायोलॉजिकली? ये बिल्कुल सच है। बायोलॉजिकली एक्सट्रीम स्ट्रेस कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है। द स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, और कॉर्टिसोल आपसे में ग्रोथ हार्मोन के प्रोडक्शन और उसके एक्शन दोनों को ब्लॉक करता है। तो दिमाग आपसे में बॉडी को शट डाउन फॉर ग्रोथ, प्रिपेयर फॉर सर्वाइवल का सिग्नल भेजता है। वीकर सेक्शंस का जिक्र यहाँ फिर से है। क्या इसका मतलब ये है कि ज्यादातर एबनॉर्मल ग्रोथ केसेस उन्हीं में पाई जाते हैं? ज्यादातर कहना आपसे मुझसे गलत होगा, लेकिन हाँ, उनमें रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, माइनर इलनेसेस, पुअर मैटरनल हेल्थ, ये सब फैक्टर्स वीकर सेक्शंस में ज्यादा प्रेवलेंट है, इसलिए वो मोर वल्नरेबल होते हैं। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट साफ है। ये नॉलेज हमें बताती है कि बच्चे की हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और सोशल वेलबींग पर भी डिपेंड करती है। बिल्कुल, अ होलिस्टिक अप्रोच इज नीडेड। कंक्लूजन,
एबनॉर्मल डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसके रूट्स जीन्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिशन से लेकर बच्चे के इमोशनल एनवायरनमेंट तक फैले हुए हैं। करेक्ट। ओके, ये थोड़ा टेक्निकल है। लिसनर्स के लिए पॉज करके प्रीनेटल और पोस्टनेटल कॉजेज के दो एग्जाम्पल जोर से बोलने की प्रैक्टिस करें। जैसे प्रीनेटल, टर्नर सिंड्रोम; पोस्टनेटल, न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म। इन शॉर्ट, ग्रोथ में गड़बड़ी जन्म से पहले, जेनेटिक, मैटरनल हेल्थ, या जन्म के बाद न्यूट्रिशन, डिजीज, हार्मोन्स, इवन इमोशनल स्ट्रेस के कारण हो सकती है। तो हमने ग्रोथ और उसकी प्रॉब्लम्स को समझा। अब चलते हैं लाइफ साइकिल के दूसरे छोर पर। एजिंग, टॉपिक 4, थियोरी ऑफ एजिंग एंड सीनेसेंस। ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेरिएशन। तो एजिंग और सीनेसेंस, इनमें क्या फर्क है? देखिए, एजिंग का सिंपल मतलब है उम्र बढ़ना। ये एक प्रोसेस है, पर सीनेसेंस एक स्पेसिफिक टर्म है। ओके, ये लाइफ के लेटर ईयर्स में होने वाले फंक्शनल डिक्लाइन को डिस्क्राइब करता है, जिसकी वजह से डेथ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सर पीटर मेडावर ने इसे खूबसूरती से डिफाइन किया है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, हमारे स्किन सेल्स जब हम जवान होते हैं वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड और रिपेयर होते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। ये हेफ्लिक लिमिट है। राइट। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन सेल्स कल्चर में सिर्फ 50 बार ही डिवाइड हो सकते हैं। ये हमारी बॉडी का एक बिल्ट इन बायोलॉजिकल क्लॉक है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है सेलुलर एजिंग का। हम बूढ़े क्यों होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान हमेशा से पूछता आया है। आज हम इसके पीछे की साइंटिफिक थियरीज को समझेंगे। और ये भी कि औरतें मर्दों से ज्यादा क्यों जीती हैं। हाँ, दैट टू। इस फील्ड को जिरोंटोलॉजी कहते हैं, और इसका मोटो बहुत आपसे मुझसे है, टू ऐड लाइफ इनटू ईयर्स एंड नॉट ईयर्स इनटू लाइफ। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एग्जैक्टली, फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ पर है। तो इसके कोर लॉजिक में जाते हैं। ये प्रोसेस होता कैसे है? ये एक 6 स्टेप प्रोसेस ऑफ सेनेसेंस है, जो मॉलिक्यूलर लेवल पर शुरू होता है। ओके, स्टेप 1। मॉलिक्यूलर डैमेज, जैसे डीएनए डैमेज। स्टेप 2। इंपेयर्ड सबसेलुलर फंक्शंस, सेल के अंदर के पार्ट्स आपसे मुझसे से काम नहीं करते। 3। इंपेयर्ड सेलुलर फंक्शंस, पूरा सेल आपसे मुझसे से काम नहीं करता। 4। इंपेयर्ड टिश्यू एंड ऑर्गन फंक्शंस, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, तो अब टिश्यूज और ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। 5। लोअर्ड एफिशिएंसी ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म, और आखिर में स्टेप 6। इंक्रीज्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग। तो ये एक कैस्केड इफेक्ट है, एक डोमिनो इफेक्ट। बिल्कुल, और इसमें रोल ऑफ जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट दोनों का है। एजिंग प्रोग्राम्ड जीनोटाइप भी है, और एनवायरनमेंट, डाइट, रेडिएशन से इन्फ्लुएंस भी। जैसे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से रेट ऑफ डैमेज कम हो सकता है। हाँ, एनिमल स्टडीज में ये देखा गया है। तो अब आते हैं मेन थ्योरीज पर। थ्योरीज ऑफ एजिंग। इन्हें हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला आई, सेलुलर थ्योरीज, यानी सेल के अंदर की प्रॉब्लम्स। इसमें पहली थ्योरी, थ्योरी ऑफ जेनेटिक ब्लूप्रिंट एंड हेफ्लिक लिमिट। जैसा आपने बताया, सेल्स की डिवीजन कैपेसिटी लिमिटेड है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेल के न्यूक्लियस में होता है। ओके। अगर हेफ्लिक लिमिट है तो क्या हम इस लिमिट को बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं? यही तो होली ग्रेल है एजिंग रिसर्च का। कुछ सेल्स, जैसे कैंसर सेल्स, इस लिमिट को बाईपास कर देते हैं। उनमें टेलोमरेज नाम का एंजाइम होता है जो क्रोमोसोम्स के एंड्स को रिपेयर करता रहता है। तो हम टेलोमेरेज को नॉर्मल सेल्स में यूज कर सकते हैं? अगर हमने ऐसा किया तो हम शायद सेल्स को इमॉर्टल बना देंगे, लेकिन इससे कैंसर का रिस्क भी बहुत बढ़ जाएगा। ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। आई सी। दूसरी सेलुलर थ्योरी, थ्योरी ऑफ फ्री रेडिकल। सेलुलर मेटाबॉलिज्म से बने ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स सेल को डैमेज करते हैं। विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स इससे बचाते हैं। और तीसरा ग्रुप, दी एरर थ्योरीज। इसमें कई सब थ्योरीज हैं। जैसे एरर्स एट द लेवल ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन में एरर्स टाइम के साथ पाइल अप हो जाते हैं। फिर है दी एरर कैटास्ट्रोफी थ्योरी। ये सुनने में बहुत ड्रामेटिक लगती है। क्या इसका कोई रियल एविडेंस है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोटीन बनाने वाले सिस्टम में एक गलती आगे चलकर गलतियों की एक पूरी सीरीज शुरू कर देती है। ओके। प्लॉजिबल मैकेनिज्म है। और कोई एरर थ्योरी? हाँ, थ्योरी ऑफ मिसिंग फैक्टर्स। इसके मुताबिक रिप्रोडक्टिव फेज के बाद कुछ जरूरी फैक्टर्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हुई सेलुलर थ्योरीज। अब दूसरा ग्रुप, आई, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड पेसमेकर थ्योरीज, यानी सेल के बाहर या बॉडी लेवल कंट्रोल की बात। ओके। सेलुलर थ्योरीज और पेसमेकर थ्योरीज में मेन डिफरेंस क्या है? एक सेल लेवल पर है और दूसरी सिस्टम लेवल पर। एग्जैक्टली। सेलुलर थ्योरीज कहती हैं कि एजिंग करोड़ों इंडिविजुअल सेल्स का बॉटम अप फेलियर है। पेसमेकर थ्योरीज कहती हैं कि नहीं, बॉडी में एक सेंट्रल क्लॉक है, एक मास्टर कंट्रोलर जो टॉप डाउन तरीके से एजिंग को ऑर्केस्ट्रेट करता है। ठीक है। तो इसमें पहली थ्योरी, कोलेजन थ्योरी। बॉडी का प्रोटीन कोलेजन टाइम के साथ सख्त हो जाता है, जिससे सेल्स को न्यूट्रिशन मिलने में दिक्कत होती है। दूसरी, इम्यूनोलॉजिकल थ्योरी। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, थाइमस ग्लैंड जो इसका पेसमेकर है श्रिंक हो जाता है। बॉडी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी दे सकती है। अपने ही सेल्स पर अटैक। हाँ, और तीसरी, ब्रेन एज द पेसमेकर। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी सिस्टम का कंट्रोल कमजोर पड़ जाता है। अगर ब्रेन एक पेसमेकर है, हाँ। सो क्या ब्रेन को हेल्दी रखकर हम एजिंग को स्लो कर सकते हैं? दिस इज अ वेरी एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च। चीजें जैसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सोशल एंगेजमेंट, एक्सरसाइज, ये सब ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करती हैं। सो इट माइट हेल्प। इट माइट हेल्प स्लो डाउन कॉग्निटिव डिक्लाइन, जो कि एजिंग का एक बड़ा पार्ट है। पूरे फिजिकल एजिंग को स्लो करना, दैट्स अ बिगर क्वेश्चन। ठीक है, अब तीसरा ग्रुप ऑफ थियरीज। हाँ, कंबाइंड थ्योरी। स्ट्रेलर ने कहा कि एजिंग आपसे मुझसे इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। ये जेनेटिक मशीनरी में ऑन ऑफ स्विचेस से प्रोग्राम्ड है। और कॉन्सेप्ट ऑफ एजिंग जीन्स भी है। हाँ, कुछ वर्म्स और फ्लाइज में डफ2 और मेथुसेला जैसे जीन्स पाए गए हैं, जिन्हें मॉडिफाई करने से लाइफ स्पैन बढ़ जाता है।
तो क्या कैलोरी रिस्ट्रिक्शन जैसा कि चूहों पर स्टडी हुई इंसानों में भी लाइफ स्पैन बढ़ा सकती है? थ्योरेटिकली यस, क्योंकि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से आपसे मुझसे इन्हीं जेनेटिक पाथवेज पर असर पड़ता है। लेकिन इंसानों पर ऐसी लॉन्ग टर्म स्टडीज करना आपसे मुझसे इम्पॉसिबल है, और इसके लिए एक्सट्रीम डिसिप्लिन चाहिए जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इन थ्योरीज का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? ये थ्योरीज आगे चलकर एज रिलेटेड डिजीजेस जैसे अल्जाइमर्स या आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती हैं। कंक्लूजन, एजिंग कोई एक चीज नहीं है, ये जेनेटिक प्रोग्रामिंग, अक्यूमुलेटेड सेलुलर डैमेज और बॉडी के कंट्रोल सिस्टम्स के डिक्लाइन का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। एब्सोल्युटली। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सेल्युलर थ्योरीज के 3 टाइप्स, हेफलिक लिमिट, फ्री रेडिकल और एरर थ्योरीज को एक एक लाइन में एक्सप्लेन करें। प्रैक्टिस सेम। इन शॉर्ट, एजिंग की थ्योरीज हमें बताती हैं कि इसके पीछे सेलुलर लिमिट्स, फ्री रेडिकल से डैमेज, जेनेटिक एरर्स और इम्यून सिस्टम जैसे बड़े सिस्टम्स का डिक्लाइन है। तो हमने लाइफ साइकिल को कवर कर लिया। अब आते हैं हमारे फिजिकल फॉर्म पर। राइट, टॉपिक 5, ह्यूमन फिजिक एंड सोमेटाइप्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेरिएशन। सोमेटोटाइपिंग बेसिकली बॉडी टाइप्स को क्लासिफाई करने का एक सिस्टम है। हाँ। इसके पीछे आइडिया ये है कि हमारी बॉडी की बनावट यानी फिजिक काफी हद तक परमानेंट और जेनेटिक होती है, और ये हमारी पर्सनालिटी और हेल्थ से जुड़ी हो सकती है। ये जैसा तन वैसा मन वाली बात है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल, आपने 3 तरह के दोस्त देखे होंगे। एक जो नेचुरली थोड़ा गोलमटोल और सॉफ्ट है, एंडोमॉर्फ, एक जो नेचुरली मस्कुलर और एथलेटिक है, मीजोमॉर्फ और एक जो पतला और लंबा है, एक्टोमॉर्फ। ये शेल्डन की 3 मेन कैटेगरीज है। राइट। और ज्यादातर लोग इनका मिक्स होते हैं, जैसे 344 या 433। तो जैसा तन वैसा मन, क्या इस कहावत में कोई साइंटिफिक सच्चाई है? इसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई थी। बॉडी टाइप्स को क्लासिफाई करने की कोशिश पुराने सिस्टम्स जैसे वियोलास और क्रिचमर्स से चली आ रही है, लेकिन शेल्डन्स का सिस्टम सबसे फेमस हुआ। ओके, इसके कोर लॉजिक में चलते हैं। शेल्डन सिस्टम एंड सोमेटोटाइपिंग। ये 1 to 7 के स्केल पर होता है। 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला, एंडोमॉर्फी 7-1-1 यानी राउंडनेस एंड सॉफ्टनेस। शेल्डन ने कहा कि ऐसे लोग रिलैक्स्ड और सोशल होते हैं। इस टेम्परामेंट को उन्होंने विसरोटोनिया कहा। दूसरा, मेसोमॉर्फी 1-7-1 मसल एंड बोन डोमिनेंट। ऐसे लोग असर्टिव और एडवेंचरस होते हैं। इस टेम्परामेंट को सोमाटोटोनिया कहा। और तीसरा, एक्टोमॉर्फी 1-1-7 लीनियरिटी एंड फ्रिजिलिटी। ऐसे लोग रिजर्व्ड और इंट्रोवर्टेड होते हैं। इस टेम्परामेंट को सेरिब्रोटोनिया कहा। और इनके बीच का कोरिलेशन? यही सबसे अजीब बात है। शेल्डन ने इनके बीच 0.8 का कोरिलेशन पाया। 0.8, ये स्टैटिस्टिकली बहुत हाई है। बहुत हाई, ऑलमोस्ट परफेक्ट कोरिलेशन। ये 0.8 का कोरिलेशन तो जबरदस्त है, लेकिन क्या ये स्टडी आज भी वैलिड मानी जाती है? इसमें बायसेस तो नहीं थे? ये बिल्कुल आपसे मुझसे पॉइंट है। आज के रिसर्चर्स मानते हैं कि इसमें ऑब्जर्वर बायस था। शेल्डन को जो टेम्परामेंट एक्सपेक्ट करते थे वो उन्हें दिख जाता था। अच्छा, मॉडर्न स्टडीज इतना स्ट्रॉन्ग लिंक नहीं दिखाती, लेकिन एक आपसे मुझसे सा कनेक्शन जरूर मानती हैं। ठीक है। तो अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल यूज पर, फिजिक, फंक्शन और डिजीज। हाँ, फंक्शन की बात करें तो ब्रॉडली बिल्ट लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है। मीजोमॉर्फ्स में ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होता है। और डिजीज से कनेक्शन? ये काफी इंटरेस्टिंग है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक्टोमॉर्फ्स में ज्यादा कॉमन है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मीजोमॉर्फ्स में ज्यादा, डायबिटीज, मैच्योरिटी ऑनसेट। एंडोमॉर्फ्स में ज्यादा। अगर एक मीजोमॉर्फ को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का ज्यादा रिस्क है, तो क्या उसे एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूज है। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह है। ठीक है। अगर आप मीजोमॉर्फ हैं तो आपको अपने डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस लेवल्स को लेकर एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना चाहिए। और मेंटल डिसऑर्डर्स का भी लिंक बताया गया है। हाँ, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, एक्टोमॉर्फिक, पैरानॉइड्स, मीजोमॉर्फिक। लेकिन ये लिंक्स बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स का फिजिक से कनेक्शन थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है। इसके पीछे क्या पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकता है? इसके पीछे कोई आपसे मुझसे बायोलॉजिकल मैकेनिज्म प्रूव नहीं हुआ है। ये कोरिलेशन हो सकता है, कॉजेशन नहीं। मतलब? हो सकता है कुछ जीन्स फिजिक और मेंटल हेल्थ दोनों को इन्फ्लुएंस करते हों, या ये सोशल फैक्टर्स से हो। जैसे एक एक्टोमॉर्फ शायद स्पोर्ट्स में आपसे मुझसे नहीं होता, तो वो ज्यादा सॉलिटरी एक्टिविटीज में जाता है, जिससे उसका रिजर्व नेचर रीइंफोर्स होता है। ठीक है, तो इस फिजिक बिहेवियर रिलेशनशिप पर थ्योरीज क्या हैं? 2 मेन थियरीज हैं। पहली, जेनेटिक थियरी। फिजिक और बिहेवियर के जीन्स या तो सेम है, प्लियोट्रोपिक, या क्लोजली लिंक्ड है। और दूसरी? द थियरी ऑफ कंडीशनड बिहेवियर। ये वही सोशल फैक्टर वाली बात है। एक मीजोमॉर्फिक लड़के को स्पोर्ट्स में सक्सेस मिलती है, जिससे उसका असर्टिव टेम्परामेंट रीइंफोर्स होता है। ये कंडीशन बिहेवियर थ्योरी बहुत लॉजिकल लगती है। क्या ये जेनेटिक थ्योरी से ज्यादा बिलीवेबल नहीं है? आई थिंक ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सच इन दोनों का मिक्स है। थोड़ा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, और फिर एनवायरनमेंट और लाइफ एक्सपीरियंसेस उस प्रीडिस्पोजिशन को शेप करते हैं। एक और सवाल, क्या कोई अपना सोमैटोटाइप बदल सकता है डाइट और एक्सरसाइज से, या ये फिक्स्ड है? आप अपने बॉडी कॉम्पोजिशन को बदल सकते हैं, जैसे फैट कम करना या मसल बढ़ाना। हाँ, लेकिन आपका बेसिक स्केलेटल फ्रेम यानी एक्टोमॉर्फी और मीजोमॉर्फी का कंपोनेंट वो लार्जली फिक्स्ड रहता है। आप एक एक्सट्रीम एक्टोमॉर्फ से एक्सट्रीम मीजोमॉर्फ नहीं बन सकते। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट है इन हेल्थ रिस्क्स को समझने में, लेकिन हमें बॉडी शेमिंग या स्टीरियोटाइपिंग से बचना चाहिए। एब्सोल्युटली, इट्स अ कोरिलेशन नॉट कॉजेशन। कंक्लूजन, हमारी बॉडी शेप, हमारी फिजियोलॉजी, हेल्थ रिस्क्स और शायद हमारे टेम्परामेंट से भी जुड़ी हुई है। ये जेनेटिक्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। वेरी वेल पुट। अब आपकी टर्न। पॉज करके तीनों सोमोटाइप्स, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परामेंट्स, विसरोटोनिया, सोमैटोटोनिया, सेरिब्रोटोनिया के साथ मैच करके एक्सप्लेन करें। इन शॉर्ट,
शेल्डन का सिस्टम बॉडी टाइप्स को एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ में क्लासिफाई करता है, जो हेल्थ रिस्क्स और स्पेसिफिक टेम्परामेंट से स्ट्रांगली लिंक्ड पाए गए हैं। जी, अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने बॉडी के स्ट्रक्चर को देखा, अब उसके फंक्शन को देखते हैं। टॉपिक 6, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस, ब्रॉड माइक्रो थीम। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेरिएशन। इसका मतलब है कि हम इंसानों के बीच बॉडी फंक्शंस में नेचुरल डिफरेंसेस होते हैं, जैसे हमारा हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लड प्रेशर या बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन अलग-अलग हो सकता है। और ये वेरिएशंस हमारे जीन्स, एनवायरनमेंट, एज और सेक्स पे डिपेंड करते हैं। करेक्ट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 क्यों कहते हैं, जबकि कई हेल्दी लोगों का 115/70 होता है? ये इसलिए क्योंकि नॉर्मल एक रेंज है, एक सिंगल नंबर नहीं, और ये रेंज अलग-अलग पॉपुलेशंस के लिए भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे रूरल इंडिया में हाई बीपी के केसेस इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस से काफी कम है। बिल्कुल, ये वेरिएशंस ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी का सबूत हैं। अलग-अलग क्लाइमेट और लाइफस्टाइल के लिए हमारी बॉडीज ने अलग-अलग तरह से अडेप्ट किया है। तो चलिए इन वेरिएशंस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले 1 HB लेवल, हीमोग्लोबिन। इसमें सबसे पहले सेक्स डिफरेंसेस आते हैं। मेल्स में थोड़ा हायर 16 ग्राम पर डीएल होता है, फीमेल्स 14 ग्राम से। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन की वजह से आयरन लॉस होता है। यस। फिर आती हैं पॉपुलेशन स्टडीज। मिजोरी यूएसए में प्यूबर्टी के बाद लड़कों का एचबी बढ़ता है और लड़कियों का कम होता है। और इंडिया में कुछ इंडियन पॉपुलेशंस जैसे अंडमानीज में अनीमिया कॉमन पाया गया। और इसमें भी एक ट्रेंड है। हाँ, एक सेक्युलर ट्रेंड है कि एचबी लेवल बढ़ रहा है, प्रिमिटिव सोसाइटी से एडवांस सोसाइटीज की तरफ। अगेन, बेटर न्यूट्रिशन का साइन। ठीक है, अब आते हैं 2 ब्लड प्रेशर पर। इसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। ये 100% से ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? ये एक आपसे मुझसे टेक्निकल पॉइंट है। ये नंबर्स हेरिटेबिलिटी एस्टिमेट से आते हैं। ये ऐड करके 100% नहीं होते, क्योंकि इनमें जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का इफेक्ट भी शामिल होता है, जो अलग से मेजर नहीं किया जाता। अच्छा। बेसिकली इसका टेकअवे ये है कि जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन एनवायरनमेंट भी सिग्निफिकेंट है। और पॉपुलेशन स्टडीज क्या कहती है? रूरल इंडिया में 95% लोग नॉर्मोटेंसिव, नॉर्मल बीपी हैं, जबकि इंडस्ट्रियलाइज्ड पॉपुलेशंस में हाइपरटेंसिव्स 5% तक हैं। इसका कारण डाइट हो सकता है? हाँ, डाइट, कम फ्रूट्स वेज, ज्यादा फैट एक बड़ा रीजन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन 3 सेंसरी वेरिएशन। इसमें पहला है पीटीसी टेस्टिंग। टेस्टिंग एबिलिटी एक जेनेटिक ट्रेट है। हाँ, टीटीडी डोमिनेंट ट्रेट वाले टेस्ट कर सकते हैं, टीटी रिसेसिव वाले नहीं। फीमेल्स अक्सर ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। ये पीटीसी टेस्टिंग एक सिंपल जेनेटिक ट्रेट है। इसका कोई एवोल्यूशनरी एडवांटेज या डिसएडवांटेज है क्या? एक पॉपुलर थ्योरी है गॉइट्रोजन हाइपोथेसिस। ये क्या है? बहुत सी वेजिटेबल्स जैसे कैबेज, ब्रोकली में गॉइट्रोजन्स नाम के कंपाउंड्स होते हैं, जो पीटीसी जैसे टेस्ट करते हैं। ओके। ये कंपाउंड्स थायराइड फंक्शन को इंटरफियर कर सकते हैं। तो हो सकता है कि पीटीसी टेस्ट करने की एबिलिटी हमारे एंसेस्टर्स को ऐसी चीजें ज्यादा खाने से रोकती थी, आपसे मुझसे, उन एरियाज में जहां आयोडीन की कमी थी। वाओ, दैट्स फैसिनेटिंग। और सेंसरी वेरिएशन? कलर विजन। रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक्ड ट्रेट है, इसलिए मर्दों में ज्यादा कॉमन है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग वेरिएशन पर, फैट लेवल। इसमें पहले एज एंड सेक्स डिफरेंसेस। फैट फीटस में 34 हफ्ते से जमा होना शुरू होता है, 9 महीने की उम्र में पीक पर होता है। बेबी फैट? हाँ, फिर 6-8 साल तक कम होता है। एडोलेसेंस में लड़कों का लिम्फ फैट कम होता है, जबकि लड़कियों का ट्रंक फैट बढ़ता रहता है। और इसमें जेनेटिक्स का क्या रोल है? फैट सेल्स का नंबर लार्जली जेनेटिकली डिटरमिन होता है। जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ फैट सेल्स का मतलब है कि कुछ लोग नेचुरली मोटे होने के लिए प्रोग्राम्ड है। प्रोग्राम फॉर अ टेंडेंसी, यस। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी किस्मत में मोटा होना लिखा है। मतलब उन्हें शायद सेम वेट मेंटेन करने के लिए किसी और से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनका बॉडी आपसे मुझसे फैट स्टोर करना चाहता है, लेकिन लाइफस्टाइल चॉइसेस अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट है। और पॉपुलेशन में भी फर्क है। हाँ, गैंजेटिक प्लेन्स के लोगों में कम एडिपोज टिश्यू होता है राजस्थान के लोगों के मुकाबले। ओके। और फैट का ब्लड प्रेशर से क्या रोल है? यहाँ टोटल फैट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैट डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रीपिटल फैट डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है और ये ज्यादा रिस्की क्यों है? सेंट्रीपिटल या एप्पल शेप्ड फैट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है फैट का पेट और कमर के आसपास जमा होना। राइट। ये इसलिए ज्यादा रिस्की है क्योंकि ये विसरल फैट होता है जो ऑर्गन्स के आसपास होता है। ये फैट मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है और ऐसे इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस रिलीज करता है जो हाई बीपी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही। और आखिर में ब्राउन फैट एंड ओबेसिटी। ये ब्राउन फैट वाला कॉन्सेप्ट बहुत एक्साइटिंग है। हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने बताया कि ब्राउन फैट जो हीट जनरेट करता है व्हाइट फैट से अलग है। हाँ, क्या इसका मतलब है कि फ्यूचर में ओबेसिटी के लिए एक सिंपल इंजेक्शन आ सकता है? यही उम्मीद है। रिसर्च इस बात पर हो रही है कि क्या हम ऐसी ड्रग बना सकते हैं जो व्हाइट फैट सेल्स को बेज या ब्राउन लाइक सेल्स में कन्वर्ट कर दे। तो वो भी कैलोरी बर्न करने लगेंगे। एग्जैक्टली। ये भी अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन ये ओबेसिटी ट्रीटमेंट का फ्यूचर हो सकता है। तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट साफ है। इन वेरिएशंस को समझना पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कंक्लूजन, हमारी फिजियोलॉजी में ये वेरिएशंस जेनेटिक लॉटरी, एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल का रिजल्ट है जो ह्यूमन डाइवर्सिटी की खूबसूरत पिक्चर बनाते हैं। आपसे मुझसे कहा। चलो आखिरी प्रैक्टिस, फैट डिस्ट्रीब्यूशन में एज और सेक्स के हिसाब से क्या चेंजेस आते हैं उसे समराइज करें। प्रैक्टिस सेइंग इट। इन शॉर्ट, हमारे फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स जैसे एचबी लेवल, ब्लड प्रेशर और फैट डिस्ट्रीब्यूशन हमारे जीन्स, एनवायरनमेंट, एज और सेक्स के कॉम्प्लेक्स मिक्सेस शेप होते हैं। तो चलिए आज की इस सुपर डिटेल्ड चर्चा को जल्दी से रिकैप करते हैं। हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था
अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेरिएशन। हाँ, हमने देखा कि कैसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे न्यूट्रिशन और घर का माहौल बच्चों के फिजिकल ग्रोथ को डायरेक्टली शेप करते हैं। राइट। हमने इस सेक्युलर ट्रेंड को समझा कि बेहतर कंडीशंस की वजह से हम पिछली सदी में एवरेज में लंबे और बड़े हुए हैं। हमने जाना कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट के पीछे प्रीनेटल जेनेटिक इश्यूज से लेकर पोस्टनेटल न्यूट्रिशन और इमोशनल हेल्थ तक कई कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। हमने एजिंग थ्योरीज को एक्सप्लोर किया जो बताती हैं कि बूढ़ा होना सेलुलर लिमिट्स, एक्यूमुलेटेड डैमेज और सिस्टमिक डिक्लाइन का रिजल्ट है। करेक्ट। हमने सोमैटोटाइप्स, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और उनके हेल्थ रिस्क्स और टेम्परामेंट से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को देखा। हाँ। और आखिर में हमने फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस को समझा कि कैसे हमारे ब्लड, बीपी और फैट में डिफरेंसेस हमारी अडेप्टेबिलिटी का सबूत है। अब थोड़ा सोचने का टाइम। इन सवालों पर विचार करें। ओके। पहला, अपने परिवार या दोस्तों में क्या आप सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स का असर ग्रोथ पर देख सकते हैं? दूसरा, सेक्युलर ट्रेंड के बारे में सोचकर 100 साल बाद इंसान कैसे दिखेंगे? क्या कोई लिमिट है? तीसरा, साइकोसोशल शॉर्ट स्टैचर के कॉन्सेप्ट ने आपको सबसे ज्यादा क्या सोचने पर मजबूर किया? चौथा, आपके हिसाब से एजिंग की कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा कन्विंसिंग लगती है? सेल्युलर डैमेज या जेनेटिक प्रोग्रामिंग? पांचवा, क्या आप शेल्डन के सोमैटोटाइप और टेम्परामेंट के कनेक्शन को मानते हैं? क्यों या क्यों नहीं? और छठा, ब्राउन फैट रिसर्च के बारे में सुनकर क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी ओबेसिटी जैसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह सॉल्व कर सकती है? आपसे मुझसे सवाल है। आज का सिंपल चैलेंज, इनमें से कोई एक टॉपिक, मानो सोमैटोटाइप्स, चूज करें और अगले 5 मिनट में उसे किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को समझाने की कोशिश करें। देखें कि आप कितनी क्लैरिटी से समझा पाते हैं। ग्रेट आइडिया। अगर आपको ये डिटेल्ड डिस्कशन पसंद आई और आप ऐसे ही ज्ञान से भरे सेशंस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बेल आइकॉन जरूर दबाना। और कमेंट्स में हमें बताओ कि आप अगला डीप डाइव किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।